नमस्कार। सात रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों की घोषणा आज हो गई है। 3 दिसंबर तक पाँचों राज्यों में नई सरकार बन जाएगी। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी चुनावी प्रक्रिया चलेगी। अब राजनीतिक पार्टियां किस दिशा में अपना चुनाव प्रचार करेंगी, किस तरह वह इस पूरे जंग को लड़ने वाली हैं और एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली हैं, क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक, राजनीतिक विश्लेषक कुमार नरेंद्र सिंह जी। कुमार साहब, आपका एक बार फिर सात रंग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक और यू। हम शुरुआत करेंगे आज की जो घोषणा हुई है उस पर, क्योंकि मुख्य रूप से जो 3 राज्यों पे जो फ़ोकस किया जा रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ज़ाहिर-सी बात है कि तेलंगाना और मिज़ोरम की भी अपनी एक अहमियत तो है ही। बावजूद इसके जो अब घोषणा हो गई तारीखों की, अब आचार संहिता लग गई। आने वाले वक़्त में किस तरह से और किस तेज़ी से चुनावी प्रक्रिया बढ़ेगी, यानी राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। आपको अभी तक की जो स्थिति दिखाई पड़ी, उससे आपका क्या विश्लेषण है? देखिए अतुल जी, चुनाव की रणभेरी तो बज चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे जो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, आपने जैसे 3 राज्यों प्रमुख 3 राज्यों का ज़िक्र किया। मेरा भी मानना है कि ये सबसे प्रमुख यही 3 राज्य हैं। बाकी की प्रमुखता से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, परंतु चुनावी दृष्टि से ये 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये 3 राज्यों के चुनाव मुझे लगता है कि लोकसभा के सेमीफाइनल होंगे। बात शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ऐसा लगा कि भाजपा ने शुरुआती बढ़त ली है, क्योंकि उसने लगभग 80 सीटों का बंटवारा कर दिया, नाम अनाउंस कर दिया। लेकिन जल्दी ही पता चल गया कि ये नाम अनाउंस करना तो भाजपा के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जाने लगा और वो बड़े ही अनमने भाव से इसको स्वीकार कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि जो सीट का अनाउंस हुआ, उसमें से 75 सीटें तो वो सीटें हैं जो भाजपा हार चुकी है, जो हारी हुई सीटें हैं। जब हारी हुई सीटों को लेकर वहां पर बवाल कटने लगा, यहाँ तक कि दफ्तरों में मारपीट हुई, भाजपा के कार्यकर्ता लड़ पड़े, वहाँ जो विभिन्न गुटों के लोग थे वे लोग पहुंच गए। तो ये जो दिखाई दिया, उससे लगा कि जो बढ़त लेने की कोशिश कर रही थी भाजपा, वह उसके लिए मुसीबत बन गया है। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं, विजय वर्गीय जैसे नेता वो कह रहे हैं, बयान आपने सुना होगा, कि जिस बूथ पे कांग्रेस का वोट 0 आएगा, उस बूथ प्रमुख को हम 51,000 रुपए देंगे। उन्होंने यह भी जी, कहा कि मैंने तो अभी से ही कह दिया कि सीट मेरी है, मैं जीत गया हूं, और यहाँ के जितने भी अफसर हैं वो सिर्फ मेरी बात सुने। तो एक तरफ ये भी चल रहा है और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टियों में। नरेंद्र सिंह, जैसे मान लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं, वो बहुत दुखी हैं कि भाई उन्हें फिर से विधायक बनाने की बात हो रही है। सबसे मतलब उनको जी, इससे ऐसे भी बहुत बड़ा दुख उनका, हाँ, इससे भी बड़ा उनका दुख यह है कि वो बेटे को सेट करना चाहते थे वहां। जी, बेटे को अब टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो कयास सिर्फ लगाया जा सकता है। इसी तरह सुमित्रा महाजन को, वो भी जी, बेटे को सेट करने की जुगाड़ में थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। यही कारण है कि नरेंद्र तोमर जी अभी तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा नहीं पाए हैं। वो जाना नहीं चाहते हैं, या तो उन्हें ये लगता है कि बिना जाए ही हम जीत जाएंगे, और नहीं तो मन में है कि क्या जाए। ये दोनों तरह की बातें की जा सकती हैं। तो जी, ये जो बढ़त लेने की जो बात थी, वो तो काम नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि संघ का एक प्रमुख धड़ा वहां स्वयं ही चुनाव मैदान में है इस बार। तो जी, कहने का अर्थ कि भाजपा ही नहीं, भाजपा में तो जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है सो है ही, संघ भी वहां बट गया है। एक धड़ा कह रहा है कि हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, हम स्वयं लड़ेंगे। तो भाजपा
मुझे नहीं लगता है कि वो जो बढ़त लेने की जुगत में थी, वह उसका पूरा हो पाएगा। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ठीक है कि इसने अभी तक अनाउंस नहीं किया है सीटों का, कैंडिडेट का नाम नहीं अनाउंस किया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो उनका कहना था कि भले ही टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कह दिया गया है कि आप ये कंस्टिट्यूएंसी देखें, आप ये अपना प्रचार करें। तो अंदर अंदर ये सारी बातें लोग जान गए हैं कि किस सीट से कौन उम्मीदवार कांग्रेस का होगा, लेकिन फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो वही मध्य प्रदेश की स्थिति है। अगर आप लेकिन छत्तीसगढ़ राजस्थान की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकारें 5 सालों से हैं ही, और वहाँ भाजपा की जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं, यानी इनफाइटिंग्स है, बहुत सारे गुटों में बंटे हुए हैं, तो उसका भी तो असर नजर आएगा ना इस चुनाव में। वो तो साफ दिख रहा है, जिस तरह से वसुंधरा राजे को अपमानित और किनारे किया जा रहा है, अपमानित कर किनारे किया जाता है। मोदी जी को वह नमस्कार करती हैं और मोदी जी उसका जवाब तक नहीं देते, जबकि छोटे भाइयों को बहुत भाव देते हैं। वहां 3-3 बजे भोर तक मीटिंग चली है वहां पर, और वहां से निकलने के बाद कोई सर पकड़ के बैठ रहा है, तो किसी के चेहरे तमतमाए हुए हैं। ये सारी चीजें देखने को आई हैं वहां पे। और अभी भी मुझे नहीं, मोदी जी वहां कई बार जा चुके हैं, परंतु उन्होंने एक बार भी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं लिया। यह साफ बताता है कि हम आपको नहीं चाह रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेतृत्व को समझना चाहिए कि आप वसुंधरा राजे को माइनस करके आप चाहते हैं कि राजस्थान में अपनी सरकार बना लें, तो मुझे तो यह संभव नहीं लगता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो फॉर्मूला कर्नाटक में अपनाया है, वही फॉर्मूला वह मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में अपना रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि यहाँ के जो छत्रप हैं, महासचिव की कोई भूमिका नहीं होगी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, चीफ हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, और अन्य जो नेता तय करते हैं वो तय करें, लेकिन जवाबदेही के साथ जवाब मांगा जाएगा। आप जो भी कैंडिडेट फाइनल करते हैं अपनी तरफ से, राजस्थान में तो उन्होंने सीधे कह दिया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर तय करें, और लेकिन जवाबदेही के साथ। आपका कैंडिडेट हारेगा तो इसके जवाबदेह आप होंगे, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा या उसका लाभ आपको मिलेगा। कर्नाटक में जी छत्तीसगढ़ की स्थिति है, उसमें भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरह से वहाँ के लोकल कल्चर और वहाँ की जो परंपराएं हैं उसको आगे बढ़ाने का जो पिछले 5 सालों में काम किया है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी वहाँ उनके खिलाफ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत तो होगा, परंतु भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ की पहचान के साथ अपने को जोड़ दिया, वो एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसको आप साधारण बात मत समझिए कि कोई अपनी पहचान राज्य की संस्कृति से जोड़ दे, संस्कृति के लिए जिए मरे। तो लोग इतने भोले हैं आज भी कि वे अन्य चीजों को तो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन आप संस्कृति के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आपको माफ नहीं कर पाएंगे। भूपेश बघेल ने न सिर्फ जी, अब जो आने वाले वक्त जैसे 7 तारीख को चुनाव शुरू हो रहे हैं, 7 नवंबर को, यानी अभी मुश्किल से 1 महीने का वक्त बचा है। जी, जी, इस 1 महीने से भी कम का, इस दौरान इन 1 महीने में क्या भाजपा ऐसी कोई बाजी चल सकती है, ऐसा कोई खेल खेल सकती है जिससे स्थितियां उसके पक्ष में चली जाएं? ऐसा क्या हो सकता है भाजपा की? मुझे लगता है कि भाजपा के हाथ से बाजी निकल चुकी है। अब उसके पास कुछ करने के लिए रह नहीं गया है। जितनी भी बाजियां हैं वो लगभग उसका इस्तेमाल कर चुकी हैं। अब एक ही बाजी चल रहे हैं अभी मोदी जी कि आप मुझे वोट दीजिए। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा, मध्य प्रदेश मोदी के दिल में, मोदी मध्य प्रदेश के दिल में। ये वहां के लोग इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अब वो चुनाव सिर्फ अपने नाम पर लड़ रहे हैं। एकमात्र अब उनके पास यही बाजी रह गई है कि वहां के लोगों को, जो स्थानीय नेता हैं, उनको माइनस करो और मुझे वोट दो। कमल को, मुझे आजकल वोट नहीं मांग रहे हैं, हर जगह वो कह रहे हैं कमल को वोट दीजिए।
पहले कहते थे कि आप मुझे वोट दीजिए, मतलब भाजपा को वोट दीजिए। आजकल कमल को के लिए वोट मांग रहे हैं, तो अपने लिए बस सारे चुनाव अपने नाम पर लड़े जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज को जिस तरह से फजीहत कर रखी है इन लोगों ने, वो सारी दुनिया के सामने है। भाई उनको तो कहना पड़ गया कि मीटिंग करके अफसरों की उन्होंने कहा कि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं आपको बहुत याद आऊँगा, आप भी मुझे बहुत याद आएंगे। क्या मतलब है इसका? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री मोदी के सामने मीटिंग में शिवराज सिंह ने कहा, किसी की औकात नहीं है ये कहने की आज तक हिंदुस्तान में, कम से कम भाजपा के किसी व्यक्ति को, जो उन्होंने कहा कि जनता से पूछा क्या आप चाहते हैं कि मोदी जी अगला प्रधानमंत्री बने। यह पूछना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अब उतनी तत्परता से इस इलेक्शन में जुटेंगे। एक बात और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जब तक भाजपा ने स्थानीय नेतृत्व को भाव दिया या उनके लिए छोड़ दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तब तक हमेशा उनकी सीटें अच्छी आती रही हैं। लेकिन जैसे ही मोदी और शाह, मोदी से तो फिर भी इतनी परेशानी नहीं है लोगों को, लेकिन शाह को लेकर लोगों के मन में बहुत सी शंकाएं हैं और लोग बहुत भड़क रहे हैं। आजकल भाजपा के लोग भड़क रहे हैं कि इस आदमी ने तो ऐसा कर रखा है कि हम लोगों की कुछ चलती ही नहीं है। यहां तक कि कैंपेन में भी जो कहेगा, जैसा कहेगा, जिन लोगों को लगाएंगे वो उन्हीं लोगों के जरिए आपको काम करना है। तो ये इसका रिजेंटमेंट हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो सचमुच भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा कर दिया है कि वहाँ भाजपा परेशान है कि यहाँ मुद्दा क्या उठाएं। बाकी जगह में तो कुछ मुद्दे मिल भी जा रहे हैं, अभी तक नहीं सुना होगा आपने कि छत्तीसगढ़ में उसके पास कोई मुद्दा है। जी। अगर तेलंगाना की बात करें और नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है मिजोरम, वहां की बात करें, तो इन दोनों जगहों पर वैसे भी भाजपा बहुत खराबी स्थिति में रही है और अपने वजूद को जिंदा रखने की कोशिश में रही है। तो अब आने वाले वक्त में वहाँ जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है, उसकी क्या स्थिति आपको लगती है, और वहाँ कांग्रेस किस हद तक इस पूरी लड़ाई में सामने आ रही है? तेलंगाना में ये हाँ, तेलंगाना में तो सर कांग्रेस और टीआरएस ही है, टीआरएस है। और ये भी मुझे लगता है कि टीआरएस अभी भी कांग्रेस से थोड़ी आगे है। लेकिन हाल के दिनों में राहुल की मीटिंग जो हुई, उससे लगता है कि कांग्रेस अपनी पैठ बनाने में कुछ कामयाब हुई है, ज्यादा पैठ बनाने में। इसके बारे में आप एकदम से नहीं कह सकते कि कौन एकदम आगे रहेगा। भाजपा तो दोनों से पीछे रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। लेकिन कुल मिला के अभी भी वहां पर टीआरएस का पलड़ा ही मुझे भारी लग रहा है। अभी 1 महीना चुनाव है, जितने भी अभी तक सर्वेक्षण आए हैं उसमें भी कांग्रेस को दूसरे स्थान पर ही दिया गया है, वहां टीआरएस ही प्रथम स्थान पर है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वहां की स्थिति के बारे में पूर्ण स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है मुझे। और जहां तक मिजोरम की बात है, मिजोरम में जैसे एक सीट पिछली बार भाजपा को मिली थी और वहां मिजो नेशनल की ही सरकार रही है लंबे समय से, और इस बीच में जो मणिपुर की घटना हुई है, इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में मिजोरम में क्या स्थिति है? मिजोरम में जो भाजपा को 1 सीट मिला था, अब वो भी नहीं मिलेगा, ये तय हो गया। क्योंकि मिजोरम की आबादी, जो मिजो नेशनल फ्रंट है, वह कुकियों के साथ है। कुकी और मैतेई की का जो झगड़ा रहा मणिपुर में, उसमें उन्होंने कुकियों का साथ दिया। तो जाहिर है कि भाजपा के खिलाफ उनके मन में एक भावना आ गई है। और वैसे भी वहां तो मिजो नेशनल फ्रंट ही रहेगा। हाँ, लेकिन मुझे कांग्रेस के लिए कुछ चांस लग रहा है कि 1 आध सीट बढ़ जाए, 2-4 सीट बढ़ जाए। लेकिन भाजपा के लिए तो कोई चांस वहां नहीं है। जाहिर है कि वह
यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो पांचों स्टेट्स हैं, अब भाजपा के हाथ से पूरी तरह निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये पांचों स्टेट अभी जो स्थिति दिख रही है। निसंदेह इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं राजस्थान के एक वर्कर से बात कर रहा था, उससे मैंने कहा कि इस बार तो भाजपा आ जाएगी। बोला, भाजपा कैसे आ जाएगी साहब, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। उसने कहा कि आपको कैसे पता कि वहाँ भाजपा आ जाएगी? वहाँ तो भाजपा आ ही नहीं सकती। हम लोग गहलोत के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। उसने जो हम गरीबों के लिए किया है कि अब हमें बीमार पड़ने पर पहले बीमार पड़ने पर लगता था कि अब तो मर जाएंगे, अब क्या होगा। अब बीमार पड़ने पर चिंता ही नहीं होती। 20 लाख तक का फ्री मेडिकल असिस्टेंस हम लोगों को मिलता है, और इसी तरह की तमाम चीजें। ये जो नया पुराना पेंशन बरकरार रखने का निर्णय जो कांग्रेस पार्टी का है, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है हर जगह। अभी आपने देखा कि अभी 10 दिन पहले कर्मचारियों का जबरदस्त जुटान हुआ था यहाँ रामलीला मैदान में। यह अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर तक करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन उसमें कहते हैं कि कम से कम 3 लाख लोग आए हुए थे, और ये 3 लाख लोग मोदी सरकार मतलब भाजपा सरकार के खिलाफ ही बोल रहे थे, पुराने पेंशन की डिमांड कर रहे थे। पेंशन खत्म करके इन लोगों ने एक तरह से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। हालांकि सुना है कि भाजपा में ये मंथन चल रहा है कि पेंशन, पुराने पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन अब कहाँ संभव, अब तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, अब तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और बीच में ये जो जातिगत जनगणना वाली जो बात आई है, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रही ये कोढ़ में खाज है, ये भाजपा के लिए कोढ़ में खाज बन गया है, क्योंकि यह मुद्दा वास्तव में चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पार्टी के लोगों को, लेकिन चुनाव में यह मुद्दा बनेगा। और अब तो लोग कह भी रहे हैं कि यह मुद्दा बनने जा रहा है। भाई सारे राज्य, मैं शायद पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि इसकी डिमांड अब सारे राज्य करेंगे, और लगभग सारे राज्य करने लगे इसकी डिमांड। सारे राज्य, है। कहने का अर्थ कि जो आप धार्मिक पोलराइजेशन कर रहे थे अब तक, वह उसकी काट के रूप में जाति जबरदस्त हथियार बन के आ गई है, और इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कुल मिलाकर आज भी संपूर्ण समर्थन देने वाला तबका सवर्ण तबका है, और जातीय जनगणना ने उनके मन में ऐसा भाव पैदा कर दिया है कि अरे ये सारा हम ही लोगों का हिस्सा मार के ये लोग राज कर रहे हैं। तो ये काम करेगा अतुल भाई, निश्चित रूप से। जी जी जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई, क्योंकि अभी जो अब तो आज घोषणा हुई है, और आने वाला जो हर दिन है वो बेशक सियासी सरगर्मियों से भरा हुआ होगा, और एक पर एक बाजी चली जाएगी। देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो असेसमेंट्स हैं आपके, और आने वाले चुनाव में जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं क्या कहते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है और अपना अपना नजरिया है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है और जनता के हाथ में अब सारी कमान है, किसको सौंपती है। तो फिलहाल इंतजार करते हैं, और आपसे आगे भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार।